नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, हम बीएससी फाइनल ईयर में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें आपने एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वह हाई एनर्जेटिक स्पेशीज़ है जिसमें बॉन्ड पार्शियली रूप से टूटते और बनते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी उच्च होने के कारण इसका लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा होता है। अब हम रिएक्शंस वेलोसिटी को समझने के लिए कुछ थ्योरियाँ दी गई थी। उन थ्योरीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। क्या है टक्कर सिद्धांत? कॉलिजन थ्योरी में अभिक्रिया की बल गतिकी को अणुओं के गति की सिद्धांत के रूप में समझाया गया है। टक्कर सिद्धांत कहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी संपन्न होती है जब उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होती है। जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच जितनी टक्कर होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सभी टक्करों का फाइनल रिज़ल्ट प्रोडक्ट बने। केवल वही टक्कर प्रोडक्ट बनाती हैं जिनमें टक्करों के फलस्वरूप उतनी न्यूनतम ऊर्जा उत्पन्न हो ताकि जिससे कि वो एनर्जी बैरियर को पार कर सकें। यदि टक्करों के फलस्वरूप इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तब तो वो प्रोडक्ट बना सकता है, और यदि टक्करों के होने के बावजूद वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा यदि उत्पन्न नहीं होती तो वह रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना पाता। जनरली देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती है, और इसके पीछे रीज़न लगाया जाता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन बढ़ता है, टक्कर बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की गति टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है, और टक्कर जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। लेकिन वास्तव में रिएक्शन वेलोसिटी टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि केवल वे ही मॉलिक्यूल अभिक्रिया में भाग लेंगे जिनके पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर या अधिक ऊर्जा होती है। कॉलिजन थ्योरी में निम्न बातों पर फोकस किया गया है। पहला, कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रियाकारी अणुओं के बीच में होने वाली टक्कर। दूसरा, टक्कर के फलस्वरूप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक्टिव होना अर्थात क्रियाकारी अणुओं का सक्रियण। और लास्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से मतलब है प्रॉपर टक्कर होने के लिए ज़रूरी है कि उनकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस तरफ से आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में टक्कर कर रहे हैं। प्रॉपर टक्कर होने के लिए ज़रूरी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सही ओरिएंटेशन, उनकी सही दिशा। अगर वे सही दिशा में आपस में नहीं टकराते तो भी रिएक्शन संपन्न नहीं हो पाती। अब आगे हम इसको समझें तो हम एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ले रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट है ए और बी, वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट पी बना रहे हैं। तो मैं रिएक्शन वेलोसिटी इस केस में लिख सकती हूँ dp/dt इज इक्वल टू के रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन इंटू रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन। यदि दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल प्रति लीटर ली जाए तो मैं लिख सकती हूँ रिएक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। अब कॉलिजन थ्योरी कहती है कि अभिक्रिया वेग बराबर होता है प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या पर और उनके प्रभावी टक्करों के अंश के गुणनफल पर। प्रभावी टक्करों का अंश से मतलब है कि टक्करों का वह भाग जो क्रियाकारक अणुओं को प्रोडक्ट में बदलता है उसे कहा जाता है इफेक्टिव कॉलिजन। तो मैं लिख सकती हूँ dp/dt इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जेड क्यूब।
यहाँ Z प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या है, अर्थात कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, टक्करों की संघट्य आवृत्ति। और Q बता रहा है यहाँ कुल अणुओं का वह भाग जो सक्रिय होता है, अर्थात सक्रिय टक्करों का अंश। गैसों की काइनेटिक थ्योरी के अनुसार नंबर ऑफ कॉलिजन पर लीटर पर सेकंड इक्वल होता है Z11 इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर C बार। यहाँ Z11 समान रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच प्रति सेकंड इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या है। सिग्मा कॉलिजन डायमीटर है, संघट्य व्यास। C बार एवरेज वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू होती है √8RT/πm। n स्टार है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर लीटर उन इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा या उससे अधिक है। इसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दिया। अब बोल्ट्जमान के अनुसार Q इज इक्वल टू अर्थात इफेक्टिव टक्करों का अंश बराबर होता है n स्टार अपॉन में n के। यहाँ n स्टार नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल है और n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो इक्वल होगा e की पावर माइनस EA/RT। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 4। चूँकि हम ये पढ़ चुके हैं एवरेज वेलोसिटी होती है √8RT/πm, तो मैं यहाँ से ये सभी वैल्यू इक्वेशन 3 में यदि मैं पुट करूँ तो मुझे मिलता है Z11 इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर √8RT/πm। ये तो बात हुई जब रिएक्टेंट सेम है या उनकी कंसंट्रेशन सेम है। अब यदि रिएक्टेंट अलग अलग हैं तो मैं लिख सकती हूँ Z12 इज इक्वल टू N1N2 सिग्मा 12 स्क्वायर √8πRT/μ। यहाँ म्यू बता रहा है रिड्यूस्ड मास को, समानित द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू होती है m1m2/m1 + m2। क्योंकि सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश Q बराबर होता है e की पावर माइनस EA/RT, तो मैं ये वैल्यू भी अगर मैं पुट करूँ तो फाइनली मुझे मिलता है dP/dt इज इक्वल टू K Z11Q इज इक्वल टू Z सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर √πRT/m e की पावर माइनस EA/RT। ये तब है जब रिएक्टेंट सेम है, और यदि रिएक्टेंट डिफरेंट हैं तो मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ dP/dt इज इक्वल टू K Z12Q इज इक्वल टू N1N2 सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2 का होल स्क्वायर √8πRT/μ e की पावर माइनस EA/RT। तो ये हुई हमारी कॉलिजन थ्योरी, जो कहती है कि कोई भी रिएक्शन कब हो सकती है, जब उनके बीच में इफ़ेक्टिव कॉलिजन हो। इफ़ेक्टिव कॉलिजन से मतलब होता है कि उनके पास टक्करों के बाद वह मिनिमम अतिरिक्त ऊर्जा हो जिसके कारण वह प्रोडक्ट में बदल सकें, और प्रॉपर उन टक्करों का ओरिएंटेशन हो, दिशा सही हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी में केवल टक्करों की संख्या को ही बेस मानकर रिएक्शन वेलोसिटी की कैलकुलेशन की गई थी। केवल वहाँ मेनली फोकस किया गया था टक्करों की संख्या पर। लेकिन यदि हम माने कि गैसीय स्टेज में कंसंट्रेशन यदि समान है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एक जैसी टक्कर होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हर अभिक्रिया की गति, उसका वेग अलग अलग होता है। इस प्रकार कुछ जटिल अभिक्रियाओं में एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू में कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंस पाया गया। तो इस बेस पर कॉलिजन थ्योरी में कुछ सुधार किए गए और उस माना गया
कि प्रभावी टक्कर होने के लिए ज़रूरी है टक्कर के समय अणु एक निश्चित दिशा में ओरिएंटेड हो। और दूसरा कॉलिजन थ्योरी कहती है कि कंप्लीट एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी है। ट्रांसलेशनल से मतलब है स्थानांतरीय ऊर्जा, लेकिन यह केवल पॉसिबल तभी है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक ठोस गोले की तरह व्यवहार करे। लेकिन वास्तव में मॉलिक्यूल ठोस गोले की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी भी पाई जाती है। तो इन सभी का जवाब कॉलिजन थ्योरी से नहीं मिल पाया। तो इन कारकों को कॉलिजन थ्योरी में ध्यान नहीं रखा गया। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक नया फैक्टर दिया गया जो इस प्रकार था K = P Z e⁻ EA/RT। यहाँ P प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर को बताता है जो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तथा उसकी एक्टिवेशन एंट्रोपी पर। इस इक्वेशन के बेस पर कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच खाती हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन को नाम दिया गया मॉडिफाइड कॉलिजन इक्वेशन। तो आज हमने कॉलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। धन्यवाद।